आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल। ठीक है, तो जल के बारे में क्या दिया हुआ है इसमें सबसे पहले कि जैसे जो भी जल होता है तो वो क्या है कि आपकी पृथ्वी पर ना तो कभी खत्म होता है और ना ही कभी बनाया जाता है दोबारा से। ठीक, तो जैसे ये है जल, जल चक्र है। इसमें क्या है, ये समुद्र में जो जल है तो वो क्या होगा, बाष्पीकरण होकर कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। ऊपर पहुंचने के बाद में वहां पर क्या होता है, संघनन। संघनन होने के बाद में वो बरसण के रूप में क्या होता है, नीचे आ जाता है। बरसण मतलब क्या होता है, वर्षा। अब बरसण अलग अलग तरीके से हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे कि पानी बरसता है, बारिश होती है, और सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो जैसे कि आपके ओले गिरते हैं या फिर आइस गिरती है, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्रों में ये बरसण होता है। तो मतलब क्या हुआ कि समुद्र का ही पानी एक जगह से क्या हुआ, दूसरे अलग क्षेत्र में पहुंच गया। तो पानी वहीं रहता है लेकिन अलग अलग जगहों पर पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि जैसे अभी जो समुद्र में पानी है वो आपके यहाँ पर बारिश के थ्रू आपके यहाँ आ जाए, फिर वही पानी फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाएगा, या फिर नदियों से भी वाष्पीकृत होकर ऊपर पहुंच जाए और फिर वो है किसी दूसरे देश में जाके बरस जाए। ठीक, नेक्स्ट दिया है इसमें आपका, एक दिया है थलसाला। थलसाला क्या होती है, एक तरीके से इसमें यही जो आपका जल चक्र है उसी तरीके से इसमें वर्क करता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, नीचे की साइड में मिट्टी रख दी बहुत सारी। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, थोड़े से पानी की मात्रा, और फिर उसमें पौधे लगा दिए, कुछ जीवित पौधे। ऊपर से इसको क्या कर दिया, बंद। अब क्या होगा कि इसमें जो पौधे हैं और ये जो है जार होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। अब ये जो पौधे हैं इसमें क्या करेंगे, बाष्पीकरण करेंगे। अब उससे क्या होगा कि ये मिट्टी का जो जल है वो कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। ऊपर जाने के बाद में वो क्या हो जाएगा, ठंडा वो पानी, और ठंडा होने के बाद में वो वापस इसी में गिर जाएगा वही पानी। ठीक है, एक तरीके से जैसे वर्षा हो रही है वैसे। ठीक है, वही पानी नीचे पहुंचेगा, फिर इस तरीके से ये चक्र जो है चलता रहेगा। ठीक, तो जो नेचर ने जो जल चक्र बनाया है इसी प्रकार से क्या होता है, थलशाला में आप लोग जल चक्र बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया है आलवण जल के मुख्य स्रोत। अब जो जल होता है, जल जो है अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। एक होता है लवणीय जल और एक होता है अलवणीय जल। लवणीय जल क्या होता है, वह जल जो कि क्या, वो स्वाद में कैसे होता है, खारा। ठीक है, वो क्या होता है, लवणीय जल। और लवणीय जल में जो है खारेपन की मात्रा जो है 1000 लीटर में, 1000 लीटर जल में 35 ग्राम अगर लवण आकर मिल जाए, जैसे कि NaCl मिल जाए, ठीक है, सोडियम के लवण आके मिल जाए, तो 35 ग्राम जब लवण आके मिल जाते हैं तो वो जल कैसा हो जाता है, लवणीय। एक होता है आलवण जल। अलवणीय जल कैसा होता है, जिसमें क्या होता है, लवण की मात्रा ना के बराबर होती है। मतलब जिस पानी को है जो है आप और मैं आराम से पी सकते हैं। तो अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या है, नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। ये इनसे जो जल प्राप्त होगा उसको आप आराम से पी सकते हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। कैसे होता है, लवणीय। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम में जो है 35 भाग किसका होता है, लवणता का। 35 ग्राम क्या होगी लवणता, कितने जल में, 1000 लीटर में। ठीक, आप जल का वितरण देखेंगे तो जल का वितरण देखोगे तो जो जितना पृथ्वी पर टोटल जल पाया जाता है उसमें से महासागरों में 97.3 जल किसमें होता है, महासागरों में। फिर होता है बर्फ छत्रक। बर्फ छत्रक कैसे, कि जो आपके एक तरीके से हिमनद वगैरह है वो, उनमें पाया जाता है 2% के करीब। भूमिगत जल, जमीन के अंदर जो होता है उसका परसेंटेज दिया है। झीलों का लवणीय जल और स्थलीय, झीलों में जो है लवणीय जल मिलता है वो ये है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील। स्थलीय समुद्र कैसे, जैसे कि जो स्थलों पर कुछ जल की मात्रा अधिक पाई जाती है उसको क्या बोल देते हैं, स्थलीय समुद्र। जैसे कैस्पियन सागर है, ठीक है, काला सागर है, इस तरीके से। तो इनमें जो जल की जो टोटल मात्रा है पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है उसकी
0.009% होती है। वायुमंडल में भी जल होता है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो जल होता है वो क्या बाष्पीकृत होकर हवा में मिला रहता है, जिसको ह्यूमिड बोलते हैं, ठीक। नदियों में जो जल होता है वो कितना है 0.001%, और इन सबका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 100% जल की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या दिया है आपका, एक और दिया है यहाँ पर जानने लायक बात। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मतलब कि जो खारापन होना चाहिए जल में, इजराइल का जो मृत सागर है, मृत सागर को ही बोलते हैं आपका अरेबियन सागर भी बोला जाता है उसे, ठीक है। अब ये जो है ना, इजराइल का जो मृत सागर है उसको सॉरी सागर नहीं बोलते, उसे अरेबी झील बोलते हैं, ठीक है। अरेबियन सागर अलग है, उसको मृत सागर को क्या बोलते हैं, अरेबी झील। इसमें जो लवणता की मात्रा है वो कितनी है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। अब इतनी ज़्यादा लवणता होने की वजह से क्या होता है, इसमें अगर कोई तैराक होगा तो वो क्या करता है, प्लव, मतलब कि वो डूबता नहीं है कभी भी, ठीक है। और इसमें अधिक लवणता होने का कारण क्या है, इसमें अधिक मात्रा में नमक का होना, ठीक। जिससे क्या हो जाता है, इसका पानी कैसा हो जाता है, सघन, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति इसमें डूबेगा नहीं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसमें एक जो है क्रियाकलाप दिया हुआ है कि जल जो है पृथ्वी पर किस प्रकार से वितरित है, ठीक। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर नॉर्मल चीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा वैसे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जल राशियाँ, ठीक है। इसमें देखोगे तो यहाँ पर दी हुई है आपके महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, और यहाँ पर है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक। इसके अलावा भी जो है कुछ छोटे सागर हैं, जैसे भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक, लाल सागर, उसके बाद में ये पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर दिया है कोरल सागर, कैरेबियन सागर, ठीक। और इसके अलावा कुछ झीलें दी हुई हैं, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, बेनिपस झील, सुपीरियर, होरन झील, ठीक। नदियों के नाम दिए हैं, साल्ट लेक दिए, मिसिसिपी नदी, अमेजन नदी। तो इसके थ्रू आप क्या है कि इससे आपको एक तो ये भी मालूम पड़ेगा कि ये जो है जल राशियाँ किस स्थान पर है। जैसे ये भारत है, भारत में दी है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि ये चीज़ किस देश पर है और किस महाद्वीप में उपस्थित है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया आपका महासागरीय परिसंचरण। परिसंचरण क्या होता है, संचरण मीन्स होता है कि गति। तो महासागर है तो महासागर में क्या होता है कि जो जल राशि होती है तो वो क्या करती रहती है, हमेशा गतिमान रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पर आती जाती रहती है। जबकि जैसे ताल या झील देखोगे उसमें जो पानी होता है वो कैसा रहता है, शांत, ठीक है। अमूमन एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है। जब तेज हवाएं चलती हैं तब ताल और झील का पानी गति करने लगता है, ठीक है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागर का जल जो होता है वो कभी भी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो महासागरों में जो गति होती है जल की, उन्हें 3 भागों में बाँटते हैं, तरंगें, ज्वार-भाटा एवं धाराएँ, ठीक। एक छोटा-सा टॉपिक दिया है यहाँ पर कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, तरंगें। तरंगें क्या होती हैं? समुद्र तट पर गेंद, इसे देख लेते हैं उससे बेटर। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, मतलब क्या है, जैसे ये समुद्री सतह है, अब इसके ऊपर क्या होगी, हवा बह रही होगी। तो जब हवा बहती है तो क्या करेगी, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये हवा जो है समुद्र के तल को जब टच करती है तो क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज हवा पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। अब जितनी तेज हवा चलेगी तो यहाँ से वो क्या करेगी, पानी को उतना ही तेज ले जाएगी। तो इस तरीके से क्या उत्पन्न होगी, तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। महासागरीय सतह पर जल क्या हो, ऊपर उठे और नीचे गिरे, इसी को क्या बोलते हैं, तरंगे कहा जाता है, ठीक। जैसे ये अब यहाँ पर जैसे हवा के द्वारा ये जो है जल ऊपर गया होगा तो ये ऊपर उठ गया और ये नीचे गिरेगा,
तो ये क्या हो जाएगा, आपकी तरंगे बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ है आपका, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब तूफान से तेज पवन चलेगी तो तरंग कैसे होंगी, बड़ी बड़ी। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। जब जो है महासागर के अंदर कहीं किसी स्थान पर भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, मतलब कि वोल्केनो इरेक्शन हो जाए, या फिर जल के नीचे क्या हो जाए, भूस्खलन, जो महासागर है उसके नीचे क्या हो जाए, जो नीचे की भूमि होती है, किसी जगह पर भूमि नीचे की तरफ गिर जाए, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ जाती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। तो तरंगें उठती है नॉर्मली, तो उनको सुनामी नहीं कह सकते। जब ये तरंगें 15 मीटर की ऊंचाई ले लेती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ठीक है, अब तक की जो सबसे विशाल सुनामी है वो 150 मीटर माना गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। ठीक, अब 2004 का सुनामी भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था इस तरंग के द्वारा। तो इस तरह जो सुनामी तरंगें उत्पन्न हुई थी तो वो किस प्रकार से हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो सुनामी आई थी भारत में 26 दिसंबर 2004 को आई थी। हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी का मीन्स ही होता है पोताश्रय। पोताश्रय मतलब कि एक तरीके से नाव, और नाव जो होती है इन तरंगों के द्वारा क्या हो जाती है, उनको हानि पहुंचती है, इसलिए इन तरंगों का नाम क्या है, पोताश्रय। और पोताश्रय का जो जापानी नाम है वो क्या है, सुनामी। ठीक है, इसलिए इसको सुनामी तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे भूकंप का परिणाम थी। जो ये तरंगे उत्पन्न हुई थी 26 दिसंबर को, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। जिसका अधिकेंद्र मतलब ये भूकंप कहाँ पर आया था, सुमात्रा में। ठीक है, और ये सुमात्रा क्या है, आपका एक द्वीप है। ठीक, इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पर 9.0 मापी गई थी। ये जो भूकंप आया था 9.0। अब इस भूकंप की वजह से क्या हुआ था, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। जैसे कि जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट क्या हुआ, बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। अब धंसने से क्या होगा कि जैसे समुद्र के नीचे एक सतह बनी हुई है, मान लीजिए इस तरीके से, एकदम से भारतीय प्लेट क्या हो गई, बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई, तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर थोड़ा सा क्या होगा, गैप उत्पन्न हो गया। गैप उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ, जो पानी था वो पानी वहां पर एकदम से जाने लगा वापिस। तटों से भी क्या हुआ, पानी पीछे की तरफ हट गया, समुद्र की तरफ पीछे हो गया। तो इस चीज को देखने के लिए क्या हुआ, बहुत से लोग उसे देखने आ गए कि पानी जो है समुद्र में पीछे कैसे जा रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये गैप बंद हुआ और जो पानी था, और गैप इस तरीके से बंद नहीं हुआ कि पानी अंदर रह जाए, गैप इस तरीके से बंद हुए धीरे धीरे ऐसे करके, और जो पानी को वापस धकेला, और फिर जो जो पानी जो है नीचे वापस गया, तो वहीं पानी क्या हुआ, तटों की ओर बहुत तेज गति से गया। और बहुत तेज गति से जाने की वजह से जो तटों पर लोग खड़े हुए थे, और ये जो तरंगे बहुत बड़ी बड़ी तरंगे गई, और बस क्या हुआ, तटों पर जो लोग खड़े थे उनको बहाकर ले गई। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। ठीक सुनामी की वजह से। अब ऐसा इस वजह से भी हुआ था क्योंकि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जो है अभी किसी प्रकार से जो है सुनामी आने की, उस समय तक 2004 तक सुनामी आने की जो है पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता था। ऐसा क्यों था, क्योंकि हिंद महासागर में सुनामी बहुत ही कम आती है, जबकि वही आपका पैसिफिक या फिर आपका प्रशांत महासागर है, वहाँ पर क्या सुनामी आती ही रहती है। इसलिए वहाँ पर क्या है, इस तरीके की व्यवस्था है कि अगर सुनामी आए तो पहले ही मालूम चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका ज्वार भाटा। दूसरी प्रकार की गति कौन सी है, ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र को अगर आप देखोगे जहाँ पर जल हो, तो वो क्या होता है, नियम से 2 बार एक ही दिन में उठेगा और फिर नीचे गिरेगा, फिर एक और बार उठेगा फिर नीचे गिरेगा। इसी को क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा कहा जाता है। हर क्षेत्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ठीक, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, मतलब कि क्या होगा,
तट का जल ऐसे उठा और तट यहाँ तक था, लेकिन जब उठाए तो वो थोड़ा आगे जाएगा, वो आगे जाके क्या होगा, तट को डुबो लेगा थोड़े टाइम तक, तो उसे ज्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ज्वार। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। कैसे, कि तटीय है और समुद्री जल यहाँ पर है। अब ये क्या हो, तट की ओर ना आते हो क्या हो, जब पीछे हो जाए, ठीक है, पीछे हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, भाटा कहेंगे। ये इसी घटना के टाइम पे होगा जब ये ज्वार उठेगा तो ये पानी पीछे की तरफ चला जाएगा फिर बाद में, और पीछे जाके क्या होगा, अपने जो तट की सीमा पर था उससे भी पीछे चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, आपका भाटा कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें दिया है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार उच्च ज्वार आता है। ठीक है। अब ज्वार भाटा आता कैसे, कि पृथ्वी के पास में जो है आकाशीय कोई पिंड है तो वो सबसे नजदीक कौन सा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी पर आकर्षण बल लगाता है। अब पृथ्वी पर आकर्षण बल है तो यहाँ पर जो जल है वो क्या होता है, चंद्रमा की ओर खिंच जाता है। और चंद्रमा की ओर, इसमें समझते हैं, चंद्रमा की ओर खिंचने से क्या होगा, ये जो है जल ऊपर की ओर उठ जाता है। अब 2 दिन कौन कौन से, एक तो होता है आपका अमावस्या का दिन, ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, अमावस्या के दिन की। और एक कंडीशन होती है आपकी पूर्णिमा के दिन की। पूर्णिमा के दिन की कंडीशन में क्या होता है, पृथ्वी बीच में होती है और चंद्रमा यहाँ। अमावस्या के दिन क्या होगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो ज्वार उठते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे उठेंगे। उसके बाद में एक दूसरी कंडीशन भी होती है। तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो जब चांद जो है अपने चतुर्थांश में होता है, प्रथम या अंतिम, तो क्या होता है, इस तरीके की कंडीशन बनती है। अब इस जल पे क्या हो गया, चंद्रमा भी बल लगा रहा है और सूर्य भी लगा रहा है। तो इससे क्या होगा, इस जल को इस तरफ उठना चाहिए और चंद्रमा इस तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है। और दोनों का बल क्या होगा, एक दूसरे को कम करता जाएगा। और इससे क्या होगा, यहाँ पर जो जल उठेगा वो क्या होगा, थोड़ी कम मात्रा में उठेगा। अब जो ज्वार से फायदा क्या होते हैं, उच्च ज्वार नौ संचालक में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जल स्तर को ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। बंदरगाह पे ऐसी जगह पर बंदरगाह है जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, तो उस समय जहाज का जाना बहुत मुश्किल होगा। और जब ज्वार आ जाएगा तो पानी अधिक हो जाएगा तो जहाज के आराम से बंदरगाह पे पहुंच सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, मछलियाँ तट तक पहुंच जाती हैं तो मछुआरे मछलियाँ पकड़ सकते हैं आराम से। ठीक। नेक्स्ट दिया है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं कि महासागरों में एक निश्चित दिशा में बहती रहती हैं। जैसे प्रशांत महासागर है और यहाँ पर अगर आप जल धारा देख रहे हो तो ये हमेशा इस तरफ ही बहती रहेगी। यहाँ देखोगे तो ये इस तरीके से इस दिशा में बहती रहेगी, यहाँ देखोगे तो इस तरफ बहती रहेगी, ये निशान बने हुए हैं इसमें। ठीक है। तो ये बहती रहती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, वो गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। ये क्या, नियमित रूप से बहती हैं। और सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, बहती हैं ध्रुवों की ओर। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, बहती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं तो आपको मालूम है कि ये क्या, आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है उस पर क्या होता है, सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत अधिकतर। तो यहाँ पर गर्मी क्या होती है, ज़्यादा। तो जो जल भी होगा यहाँ का वो कैसा होगा, गर्म होगा। तो यहाँ पर जो जल धाराएं रेड कलर में वो कैसी हैं, गर्म है। अब ये जल धाराएं जैसे बहना शुरू करती हैं, पहले तो अगर भूमध्य रेखा पे बात करें तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर बहने के बाद में फिर ये कहाँ जाती हैं, ध्रुवों की ओर। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पूरब से पश्चिम बहेंगी और फिर कहाँ जाएंगी, ध्रुवों की ओर। ठीक। पूरब से पश्चिम फिर ध्रुवों की ओर। अब ये क्या होती हैं, यहाँ पर तो गर्म होंगी लेकिन यहाँ पर ध्रुवों की ओर पहुँच कर कैसी हो जाती हैं, ठंडी। यहाँ पर कैसा मौसम होता है, ठंडा। ठंडी होने के बाद में ये धाराएं
ध्रुवों से कहाँ आना शुरू कर देती हैं फिर आपके भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है। ये धारा यहाँ आई और यहाँ से प्रभावित चली जाएगी भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है। अब इसमें क्या अलग-अलग प्रकार की जो धारा है उनके नाम दिए गए हैं, जैसे ब्राज़ील के पास से जो धारा बह रही है ब्राज़ीलियन धारा, ठीक। इसमें दिया है लैब्राडोर महासागरीय धाराएँ शीत जल धाराएँ होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएँ होती हैं। महासागरीय धाराएँ किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। अब जिस क्षेत्र से मान लीजिए यहाँ से गर्म जलधारा बह रही है, तो इस क्षेत्र में कैसा तापमान रहेगा? गर्म, ठीक है। यहाँ से कैसी बह रही है? ठंडी, तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? ठंडा हो जाएगा, शीत, ठीक। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ से गर्म जलधारा जा रही है, यहाँ से ठंडी आ रही है। ये दिख रही है यहाँ पर लैब्राडोर जलधाराएँ। तो ये दोनों यहाँ पर मिलकर क्या हो जाती हैं? यहाँ पर मिलती हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो जापान है, तो जापान के आपके इस साइड में भी गर्म और ठंडी दोनों आकर मिलती है, तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं, ठीक है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ क्या बनता है? कोहरे वाला मौसम होता है। मतलब वहाँ पर अगर कोई अपनी शिप या नाव लेकर जा रहा है, तो उसे कुछ दिखेगा नहीं, कोहरा ही कोहरा दिखेगा, ठीक है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर क्या है? नाव चलाना क्या है? थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है।